जुड़ गए हैं आस्क हेज सॉल्यूशन के सीईओ वैभव सांघवी। वैभव जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका। वॉर शुरू हुए 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं और अभी तक मतलब थोड़ी राहत तो है कि द वर्स्ट इज बिहाइंड ऐसा लग रहा है, लेकिन अब अमेरिका ईरान के बीच में डील अभी हुई नहीं है। बाजार को लेकर आपका व्यू क्या है वैभव जी? क्योंकि सारी चीजें हमारे सामने हैं, पॉलिसी हमारे सामने है, अर्निंग सीजन हमारे सामने है। ये जो करेक्शन चल रहा है बाजार में या फिर जो कंसोलिडेशन चल रहा है, ये कब तक खींचेगा? कब तक हमें वेट करना पड़ेगा बाजार में एक्चुअल मोमेंटम के लौटने को लेकर? तो अभिषेक, ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि ग्लोबल सिचुएशन कब ठीक होगी, बिकॉज वो किसके भी कंट्रोल में नहीं है और किसके प्रिडिक्टेबिलिटी के दायरे में भी नहीं है ये। हालांकि जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी रहती है, इक्वली इम्पॉर्टेंट और इवन मोर इम्पॉर्टेंट ये है कि हम एज ए कंट्री क्या रिफॉर्म्स ले रहे हैं, क्या स्टेप्स ले रहे हैं टू नॉट ओनली मिटिगेट दिस, बट ये क्राइसिस को हम अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करें। हमने देखा लास्ट फ्राइडे को जो बेहतरीन स्टेप्स लिए गए हैं इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, FCNR डिपॉजिट्स। आई थिंक उसके कारण काफ़ी स्टेबिलिटी आनी चाहिए फ्रॉम एन INR परस्पेक्टिव और काफ़ी लिक्विडिटी भी बढ़नी चाहिए फ्रॉम ए सिस्टम परस्पेक्टिव एज वेल। सो लगता है कि एटलीस्ट जो पेन हमने करेंसी पे देखा हुआ था, आई थिंक वी आर कमिंग टूवर्ड्स दैट एंड ऑफ दैट पेन। लास्टली आई थिंक क्वार्टरली रिजल्ट्स भी प्रीटी ओके थे और कमेंट्री भी अच्छी ही है। सो अगर सिचुएशन ग्लोबली ठीक हो जाती है तो आई थिंक एक ऐसा माहौल बन सकता है कि जहां टेम्पररी आप मार्केट को देख सकते हैं कि अच्छा उछाल दे सकते हैं, बट प्रोवाइडेड कि ग्लोबल सिचुएशन ठीक हो। वैभव जी, बाजार में इस वक्त पैसा बनाना, मतलब मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा अनिश्चितता और इतने लंबे समय तक अनिश्चितता शायद रही नहीं। आप कब तक देख रहे हैं सिचुएशन ऐसे ही बने हुए और कितना मुश्किल है मार्केट में पैसा बना पाना? अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं लग रहा है। थोड़ा बहुत रोटेशन का बेनिफिट हम देख रहे हैं कि हेल्थ केयर, फार्मा को मिल रहा है, लेकिन कौन से सेक्टर्स को लेकर आप ज्यादा कन्विंस्ड है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म के लिए मौजूदा लेवल से हो सकती है? अभिषेक, आपने सही कहा कि एटलीस्ट इन द शॉर्टर टर्म वो पैसा बनाना का जो विजिबिलिटी है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है। हालांकि आई थिंक जैसे मैंने कहा कि ये क्राइसिस को हम अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो हमें देखना है फ्रॉम अ मार्केट इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट एज वेल। और जब हम देखते हैं फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 years, 2 या 3 एरिया हमें लगते हैं जहां काफ़ी एक्साइटमेंट है, काफ़ी अच्छी बिजनेस मोमेंटम है और ओवरऑल टारगेट एड्रेसेबल मार्केट भी बढ़ रहा है। ये अपॉर्चुनिटीज है खास करके फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम अ डेटा सेंटर पर्सपेक्टिव। और जब हम डेटा सेंटर की बात कर रहे हैं, करीबन हमारी कैपेसिटी एट दिस पॉइंट इन टाइम करीबन 1.5 गीगावाट के आसपास है, जो एस्टिमेटेड है कि 10 गीगावाट के ऊपर जा सकती है बाय FY 3031। अगर वो होता है तो जो भी एंसिलरी प्लेज है फ्रॉम अ डेटा सेंटर परस्पेक्टिव, और हम बोलते हैं उसको पिक एंड शवल प्ले इन द सेंस के जो भी आपको इंग्रेडिएंट लगते हैं वो डेटा सेंटर बनाने में, वो प्रोडक्ट्स, वो कंपनीज को देखना चाहिए आई थिंक फ्रॉम अ नेक्स्ट 3 to 5 year परस्पेक्टिव। सो ये एक थीम है जो हमें काफ़ी अच्छी लग रही है फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। सेकेंड है कि बैंकिंग एज एन ओवरऑल सेक्टर वैल्यूएशंस आई थिंक अट्रैक्टिव होने चालू हुए हैं और खास करके प्राइवेट बैंक्स में हमारा ध्यान काफ़ी पॉजिटिव है। सो ये एक सेगमेंट और एक है जो हमें अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स इसमें टेम्पररी पेन हो सकता है प्योरली बिकॉज ये FPI हैवी ओन्ड सेक्टर है। सो वैल्यूएशंस तो अच्छे हैं, बट देर इज अ टेम्पररी टेक्निकल पॉसिबिलिटी कि वहाँ थोड़ा पेन रह सकता है, बट अदरवाइज मीडियम टू लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव से हमें ये पूरा सेगमेंट बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो काफ़ी प्लेज हैं और लास्टली CDMO प्लेज, ये तीन सेक्टर्स हमें मीडियम टू लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव बहुत अच्छे लग रहे हैं। वैभव सर, एक और चीज हुई है, हमने देखा कि ताइवान में, जापान में, कोरिया में बहुत पैसे बने हैं लोगों के, बाजार काफी ऊपर गए
और भारतीय बाजार से भी पैसे निकले कहीं ना कहीं, क्योंकि वहां पर एआई सेमीकंडक्टर रैली चल रही थी, तो एफआईज का थोड़ा सा रुझान वहां पर ज्यादा था। अब वहां पर कहीं ना कहीं एक वैल्यूएशन को लेकर एक फियर है और थोड़े थोड़े मार्केट करेक्ट हो रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि एआई के रिवर्स ट्रेड का बेनिफिट शायद भारत को मिले। इस थ्योरी में आपको कितना दम दिखाई देता है? क्योंकि अगर पैसा आना भी है तो एफआईज तो ग्रोथ देखना चाहेंगे, यहां पर तो ना तो ग्रोथ है और ना तो स्टेबिलिटी है। आपका सर एनालिसिस क्या कहता है? तो अभिषेक देखो, यू आर राइट कि एफपीआई जब आता है या कोई भी इन्वेस्टर, फॉरगेट अबाउट अभी, कोई भी इन्वेस्टर ग्लोबली इंडिया में निवेश करता है तो उसका एम यही है कि उसका रिटर्न्स ऑन एन ओवरऑल पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव बेहतर बने। नाउ इसमें दो पहलू महत्व है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। वन कि जब हम पोर्टफोलियो, ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो अक्रॉस द बोर्ड डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, और डाइवर्सिफिकेशन में इंडिया में भी थोड़ा एलोकेशन करते हैं। बट अब हम जब भी देखते हैं कि एक कंपेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है फ्रॉम अ नेट रिटर्न पर्सपेक्टिव इन टर्म्स ऑफ द एक्सपेक्टेशंस, तभी ऐसा माहौल आता है जब हम एक्सेसिव एफपीआई इनफ्लो भी देख सकते हैं। जो एक्सेसिव रिटर्न की बात कर रहे हैं, अगर हम लास्ट 15 साल की बात करें तो एमएससीआई इंडिया इंडेक्स, जो डॉलर इंडेक्स है, वो करीबन करीबन 9% के आसपास रिटर्न दिए हैं। और अगर उसमें आप अज्यूम करो कि पूरा लॉन्ग टर्म गेन्स है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अगर डिडक्ट करते तो 7.8% के आसपास बनता है जनरली रिटर्न्स। ना वो 15 साल के करीब अगर हम इतना बड़ा पीरियड देखते हैं और 7.8% देखते हैं, ये एनवायरनमेंट में हमें ये देखना चाहिए कि एज कंपेयर टू दैट अपॉर्चुनिटी देर आर वेरियस अदर अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम अ ग्लोबल स्टैंड पॉइंट जो रिस्क एडजस्टेड बेसिस पे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। सो इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज अ रिलेटिव गेम। अगर एज एन एफपीआई, एज एन इन्वेस्टर, हमें दूसरी कंट्रीज में बेहतर रिटर्न्स अगर दिख रहे हैं तो डेफिनेटली कैपिटल विल फ्लो देयर। सो आई थिंक कैपिटल विल कीप ऑन मूविंग डिपेंडिंग अपॉन जहां हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है। एज ऑफ येट इंडिया में अगर सिचुएशन ठीक हो रही है, अगर आईएनआर स्टेबलाइज हो रहा है, हमारी जीडीपी ग्रोथ बेहतर है, अर्निंग्स मोमेंटम बड़ी स्ट्रांग है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम थोड़ा रिवर्सल देख सकते हैं। जी वैभव सर, इक्विटी को लेकर देखिए किसी के मन में दुविधा होनी नहीं चाहिए कि अगर लॉन्गर टाइम होराइजन में अगर हम देखें तो इसने आउट परफॉर्म किया है सारे एसेट क्लासेस को। लेकिन ये सच्चाई है कि अगर हम बड़े शेयरों को देखें, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि अच्छा अगर आपको सेफ्टी चाहिए, अगर आपको रिटर्न भी डिसेंट चाहिए तो आप बड़े शेयर में चले जाइए। रिलायंस ने काफ़ी समय से पैसे बना के नहीं दिए, एचडीएफसी बैंक में पैसे नहीं बने, आईसीआईसीआई बैंक में भी हम देख रहे हैं कि 1.5-2 साल से पैसे बने नहीं हैं, एचयूएल हो गया, आईटीसी हो गया, एक लंबी लिस्ट है जो निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, लेकिन पैसे लोगों के बने नहीं हैं। क्या राय होगी आपकी? क्या थोड़ा सा ऐसे माहौल में पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए, डेट की तरफ, गोल्ड की तरफ थोड़ा सा रुझान बढ़ाना चाहिए इक्विटी के अलावा भी? अभिषेक, आई थिंक अब लेट्स अंडरस्टैंड कि उसका रीजन क्या है। अगर हम देखें कि कोई भी फ्रंटलाइन कंपनीज हो, लार्ज कैप कंपनीज हो, एक हमें बहुत ही क्लियर सटीक तरीके से फैक्ट समझना चाहिए कि इसमें मैक्सिमम एफपीआई ओनरशिप रही है। नॉट दैट कि ये कंपनी ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की है, सभी कंपनियों ने अच्छी परफॉर्मेंस की है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज ऑफ द रिलेंटलेस सेलिंग फ्रॉम एन एफपीआई परस्पेक्टिव, उनके वैल्यूएशन काफी कंप्रेस भी हो चुके हैं। सो इट इज नॉट कि हमारी अर्निंग्स क्वालिटी अच्छी नहीं है, हमारा ग्रोथ नहीं है। इट इज फ्रॉम अ टेक्निकल फैक्टर फ्रॉम द लास्ट 3 to 4 years, जिस हिसाब से एफपीआई सेलिंग हुई है और एफपीआई की ओनरशिप ये सभी स्टॉक्स में बहुत ही ज्यादा है। तो जब उनकी बिकवाली आती है तो डेफिनेटली ये सेगमेंट में हम प्रेशर देख सकते हैं। बट यस, अगर हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करते हैं और ये एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि एट सम पॉइंट इन टाइम एफपीआई फ्लो रिवर्स होगा, तो यही सेगमेंट है जहां हम पहले निवेश करने की सोचेंगे, बिकॉज जहां वैल्यूएशन कंफर्ट है और लॉन्गर टर्म बिजनेस पर्सपेक्टिव हमें काफी रोबस्ट भी दिख रहे हैं। सो आई थिंक इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फंडामेंटल रीजंस एंड द टेक्निकल रीजंस, मोर सो कि हमने ये अंडर परफॉर्मेंस देखी है। विद रिस्पेक्ट टू योर अदर क्वेश्चन कि हमें
डाइवर्सिफाई करना चाहिए। पोर्टफोलियो ऑलवेज हैज टू बी डाइवर्सिफाइड। हम पूरे एक ही एसेट क्लास में पूरा पैसा तो नहीं लगाने वाले हैं। आई थिंक डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल रिस्क रिवॉर्ड एपिटाइट, वो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही जरूरी है। जी, ठीक है वैभव सर, बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और विस्तार से आपने तमाम पहलुओं पर आपने अपने विचार और राय आपने हमसे साझा की और हमारे दर्शकों की आपने मदद की। चलिए।